नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस इलेक्शन स्पेशल में। और आज इस इलेक्शन स्पेशल में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाऊ तोरसेकर जी, ओंकार चौधरी जी, अभिषेक तिवारी जी और महेश पुरोहित जी सीधे गुजरात से। तो महेश जी के इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम दिखती है, तो जब तक स्टेबलाइज होते हैं तब तक हम वाईफाई कि महेश जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे। अभी तो भाऊ का भी कनेक्शन कट गया दिखता है। तो यदि हम आज के परिणाम का एक प्रकार से एक विहंगम विश्लेषण करें तो गुजरात में आशा से अधिक, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से यदि देखें तो गुजरात में आशा से अधिक, हिमाचल में आशा के विपरीत, और यदि कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से देखें तो हिमाचल में तो उनकी बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बिल्ली के भाग से छींका फूट गया, और गुजरात में वो समाप्त हो गए लगभग एक प्रकार से। और आम आदमी पार्टी, वो तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि साहब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने लिख के बहुत कुछ दिया था, उसका भी विश्लेषण करेंगे हम। जो उन्होंने लिख के दिया था उसका क्या हुआ। महेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। तो पहले गुजरात का जो है, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एक मोटा मोटा बता दें कि कौन कौन से महारथी चित हुए। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे प्लीज। बहुत सारे महारथी जो है वो खेत रहे, यानी वो आपके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, तो वो कौन कौन से बड़े महारथी थे जो ध्वस्त हो गए? ठीक है। पहली बात तो आप देखो कि आम आदमी पार्टी ने एक अपना एक अच्छा खासा हवा बनाया हुआ था कि भाई हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। ऐसे आप बोल रहे हैं कि कौन कौन से बड़े महारथी हारे हैं। आपको एक एकदम उत्कृष्ट उदाहरण दूं कि सोशल मीडिया अलग चीज होती है, हवा बनाना अलग चीज होती है और जमीनी चीज अलग होती है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, ठीक है, वो कतारगाम से चुनाव लड़ रहे थे। कतारगाम इलाका पूरा का पूरा पाटीदार डोमिनेट इलाका है। वो वहां से 70,000 के बड़े मार्जिन से हारे हैं वे। फिर आम आदमी पार्टी ने जो अपने स्वयं घोषित मुख्यमंत्री डिक्लेयर किए हुए थे ईशुदान गढ़वी, वो खुद हारे हैं। फिर आम आदमी पार्टी में एंड ऑफ द टाइम उन्होंने जो पाटीदार आंदोलन का जो बड़ा चेहरा था अल्पेश कथीरिया, उसको हड़बड़ी में अपने में लिया। वराछा सीट, वो लोग तो वराछा सीट तो अपनी जीत की जीत मान रहे थे। 2012 में ये सीट बीजेपी 12,000 वोट से जीती थी। फिलहाल आज वो 18,000 वोट से जीती है। मतलब आम आदमी पार्टी का टैग लगने के कारण एक पाटीदार युवा को 6,000 वोट कम मिले। ठीक है, तो ये इनकी स्थिति है। उसके अलावा भी 3-4 मेन आपको चीज बता दूं। आपके डिबेट में मैंने बोला था कि झगड़िया सीट इस बार बीजेपी जीत रही है। आपको आश्चर्य होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट बीजेपी ने आज झगड़िया सीट जीत ली है। जो छोटू वसावा का जो अपना राजकीय जो था उसका आज अंत आ चुका है। दूसरी, मैंने जयपुर डायलॉग में ही बोला था कि भाई इस बार व्यारा और निजर, ये 2 सीट हमेशा से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। व्यारा और निजर दोनों की दोनों सीट बीजेपी ने आज जीत ली है। ठीक है, तो ये आप आदिवासी देखो सीटें? ये कोर आदिवासी सीट है, कंप्लीटली एसटी रिजर्व सीट है और वहां पे 90% आदिवासी रहते हैं। जी। अब मैं चलता हूँ भाऊ के पास। भाऊ, रिजल्ट आपने देखे, और गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात में मत प्रतिशत बढ़ गया, जैसा कि हम अनुमान कर रहे थे। हमने 55% बताया था अपने ओपिनियन पोल में, और उसको घटा के 50% किया था एग्जिट पोल में। अंत में 52.5, उसके ठीक बीच में मत प्रतिशत आया है भारतीय जनता पार्टी का। और
जो ओपिनियन पोल में 12% बताया था, तो 12.5% वोट ले गई है आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस जो है वो रह गई है मात्र 27.5% पे। और इसी के हिसाब से आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आ रहे हैं, 156, 17 और 4 और 5 के बीच में झूल रही थी हमारी आम आदमी पार्टी। और बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट के बाद में, लोकसभा के बाद में, अब गुजरात विधानसभा में भी कांग्रेस को ऑपोजिशन लीडर का पद नहीं मिल पाएगा। भाऊ नहीं, पहली बात तो मेरी समझ में आई कि दिल्ली से उठकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भाऊ आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाऊ का कनेक्शन गड़बड़ लगता है, हम ओंकार जी के पास चलते हैं पहले। संजय जी, पहले एक आवाज सुनते हैं किस किस तरह के झूठ बोले गए गुजरात में, किस किस तरह की बातें की गई। जैसे अमित शाह ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि गुजरात का जो कुल बजट है वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, उसके नीचे ही है। इन्होंने घोषणाएं कर दी थी 3 लाख करोड़ से अधिक की। इसके अलावा सब कुछ फ्री करने का इनका वादा, तरह तरह के झूठ कि पंजाब की तरह हम गुजरात में भी आ रहे हैं। ये भी कहा इन्होंने कि साहब वो जो एक नाटक नौटंकी होती है कैमरों के सामने, एक कागज पर ये लिख करके देना 27/11 की एक तारीख डाल करके कि हम गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक जगह क्या जी आज क्या सभी का इंटरनेट एक साथ खराब हो रहा है। कहा, आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में, पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे, और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इनको बधाई दे दी जाए, इनकी सरकार तो बन गई होगी, शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही होगी। और जिनको ये शपथ दिलवाना चाहते थे, जिन्होंने मोदी को भी और मोदी की माता जी को भी गालियां दी थी, वो 70,000 वोटों से हारे हैं। ये अभी महेश पुरोहित जी ने बताया है। और जो दूसरे पत्रकार से नेता बनने की तरफ बढ़ रहे थे, वो भी बुरी तरह हारे हैं। देखिए, मैं पहले से ही कहता रहा और आप लोगों भी में भी कोई कंफ्यूजन नहीं था इस चीज को लेकर के कि इनका कुल मिलाकर के प्रयास ये था कि गुजरात में हम चुनाव लड़ लें, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरीके से कंधे ढीले कर चुकी है, कांग्रेस तो लड़ नहीं रही है। इसलिए एक संभावना है कि हम जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितने वोट खींच सकते हैं कांग्रेस के, उतने हम खींचें। उनको भी कोई गलतफहमी थी नहीं कि हम सरकार बना लेंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि गुजरात नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राज्य है, और वहाँ किसी भी पार्टी की घुसपैठ करना बहुत ही मुश्किल काम है। पिछला चुनाव जो था 2017 का, वो परफॉर्मेंस के स्तर पर सीटों के लिहाज से सबसे पुअर कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें उनको 99 सीट मिली थी। वरना 1995 में 121 सीटें, 1998 में 117, 2002 गोधरा और गुजरात दंगों के बाद 127 सीटें, 2007 में 117, 2012 में 115, और अब जो भी हुआ है वो तो मतलब ऐसा तो कभी गुजरात के इतिहास में हुआ नहीं है कि इतनी बड़ी जीत जो है वो उन्होंने दर्ज की। दोपहर में भाऊ मेरे प्रोग्राम पर थे और भाऊ का ये कहना था, हालांकि अभी वो बोलेंगे इस पर, कि यहाँ से एक तरीके से उन्होंने गुजरात से 2024 की शुरुआत कर दी है।
गुजरात में जितनी बड़ी विक्ट्री मिली है भारतीय जनता पार्टी को, इसका मानसिक तौर पर जो बाकी के विरोधी दल हैं, और वो भी अलग अलग राज्यों में जो हैं, क्षेत्रीय दल भी हों या राष्ट्रीय दल भी हों, कहने को कांग्रेस बची है, वामपंथी दल पता नहीं अभी राष्ट्रीय बचे कि नहीं, पर उनके ऊपर जो एक इम्पैक्ट पड़ना है इस जीत का, वो गुल खिलाएगा 2024 के इलेक्शन में, और उससे पहले 2023 में भी। एक आध राज्य को तो छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को, बाकी हर जगह इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। जमीन पर तो जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी मशीनरी जिस तरीके से लड़ती है वो लड़ती ही है, पर मनोवैज्ञानिकली इसका असर पड़ेगा। जी जी, अब मैं चलता हूँ भाऊ के पास। भाऊ का कनेक्शन टूट गया था, तो अब वापस भाऊ के पास चलते हैं। जी भाऊ। मुझे ये चुनाव का रिजल्ट देखकर अजीब लगा कि अगर इतना पोटेंशियल तीसरी पार्टी के लिए था तो सबसे नजदीक हमारी शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी थी। ये लोग जाके गुजरात में कुछ कर सकते थे। देखिए, कांग्रेस के पवार के लिए बहुत आसान बात थी, क्योंकि वो बेसिकली कांग्रेस से फ्रस्ट्रेट हुए वैफल्यग्रस्त लोग हैं, तो वो पवार के पास जल्दी जा सकते थे और उसका फायदा पवार भी उठा सकते थे। लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर बनना करना तो कुछ भी नहीं है। उद्धव ठाकरे की बात वही है। तो एक बात में हमको केजरीवाल को मार्क्स देने पड़ेंगे कि दिल्ली से होकर यहाँ आए तो गुजरात में उसका फायदा तो उन्होंने उठाया। एक नक्शा देखे तो धुलिया तक महाराष्ट्र फैला है, तो लेवल पर आता है, साउथ गुजरात कम से कम। भाऊ की आवाज अभी भी कट रही है बार बार, तो भाऊ को वापस जोड़ेंगे। अभिषेक जी, आप बताएं, आपकी एनालिसिस कहाँ सही हो गई, कहाँ गलत हो गई? गुजरात की जितनी खुशी है, हिमाचल का उतना दर्द है पूरी टीम को। सौरभ पांडे शौर्य आज रात को 9:30 बजे हमसे जुड़ेंगे भी। बेचारे ने 1.5 महीने वहां पे ये किया। कुछ लोग, आज मौका है बहुत सारे लोगों को जो आपके भी और मेरे भी व्यूअर्स लिस्ट में शामिल हैं, मुझे ट्रोल कर रहे थे, तो मैंने कुछ कहना नहीं है। सबसे पहले तो हिमाचल की भाई माफी। हम 1% का वो गैप पकड़ पाने में पूरी तरह से विफल रहे, और मुझे इसमें कोई इफ बट नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग मुझसे उम्मीद करते हैं कि कम से कम जयपुर एटीएस डायलॉग का जो टीम अप है वो सही प्रेडिक्शन कर सके, चाहे क्लोज मार्जिन कितना भी हो। हमने कुर्नी विधानसभा हो या उसके पहले इवन बाईपोल भी हो, चाहे लोकसभा का हिमाचल का रहा हो या तीनों बाईपोल हो, वो प्रेडिक्ट किए थे, जयपुर डायलॉग 100 पे ही किए थे। तो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत माफी हिमाचल के लिए। वो 1% का क्यों हुआ वो मैं चेक कर रहा था। 21 बागी विधायक जो नाराज हुए, उनमें से 19 सीट बीजेपी हार गई। 4 ऐसी सीटें हैं, इनफैक्ट 5, जिसमें इनके हार जीत का मार्जिन पोस्टल बैलेट ने तय कर दिया, 450 वोट। जयपुर डायलॉग पिछले 8 महीने से कह रहा था कि अग्निवीर वाले मुद्दे को संभालो, हिमाचल निकल जाएगा हाथ से, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत के जवान वहीं पे हैं। वो मुद्दा कोई नहीं पकड़ पाया, हम पकड़ रहे, हमने पकड़ा था उस मुद्दे को। एक और हमसे चूक हुई है, वो चूक हुई है कि मैं मोदी सपोर्टर हूं, हमने मान लिया ये वोट करेगा, क्योंकि हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, सेंटिमेंट एनालाइजर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करता है। उसमें क्या हुआ कि हमने आधा, जैसे 10 लोगों ने बोला मैं मोदी समर्थक हूं, जो कि नाराज थे वोट कटने के बाद भी, तो हमने उसमें से 50% लोगों को रखा कि वो नाराजगी के बावजूद बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है सर। 10 में से 8 लोगों ने वोट नहीं किया है। उन्होंने उन निर्दलीय विधायकों को वोट कर दिया जो बीजेपी के थे, बागी थे। बीच में मैसेजेस भी हुए कि अमित शाह और मोदी जी ने कई लोगों से बात की, नाराजगी समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो ग्राउंड पे अंततोगत्वा काम नहीं किया। तो 3 चीजें, हिमाचल की चुनाव बीजेपी वर्सेस बीजेपी हुआ है,
जिसमें बीजेपी हार गई है। दूसरा, जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर जी आपस में विवाद सुलझाए क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। और तीसरा और अंतिम चीज, हिमाचल को लेकर के संभलिए। जहां आप अपने कोर मुद्दे से भटके, इस देश का हिंदू आपको वोट नहीं करेगा। ये फिलॉसफी के भाई पसमंदा चल गया, हमें वोट मिल गया। मैं देख रहा हूं आज कहाँ चल गया पसमानदा, जरा ये तो बताए। मैं वही अभी आपसे निवेदन करने वाला था, मैंने आपको कुछ डिटेल भेजे थे। वो दिल्ली वाला आपके बैकेट से बोलिएगा कि दिखाइए जरा। दिल्ली वाला तो रहने देते हैं, आज हम एमसीडी की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली वाला नहीं तो रहने वो देते हैं। इसलिए जरूरी था क्योंकि इन्होंने उसमें मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया है सर, इसलिए मैंने उसको दिखाने बोला था। जब आपका मुसलमान कैंडिडेट 650 वोट लेके आ रहा है 21,000 में से, तो आपको सोचना पड़ेगा अपनी रणनीति के बारे में भाई, कि आप अपने कोर वोटर को नाराज करके आखिर कौन सी तृप्तिकरण कर लेंगे। और ये आज हिमाचल में दिख रहा है। जब हम आलोचना करते हैं तो कुछ लोग बीजेपी समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि भैया आप हार्श हो गए, लेकिन दो अंतर मैं हमेशा कहता हूं, मैं बीजेपी का समर्थित पत्रकार हूं। बीजेपी का मैं भलाई देखना चाहता हूं, और भलाई वही देखना चाहता है जो सही चीजों पे निंदा करने की क्षमता रखता हो। हिमाचल को लेकर के जयपुर डायलॉग शो पे अभिषेक तिवारी और संजय दीक्षित सर ने कितनी बार चिताया है, आज से नहीं, जब बाई इलेक्शन हार रहे तब से, कि नड्डा जी संभलिए। लोकसभा हार गए, बाई इलेक्शन नहीं संभले, 3 विधानसभा हारे नहीं संभले, और 23 ऐसे कैंडिडेट का जो कि श्योर शॉट जीत सकते थे, उनमें से अभी मैं बता दूं 17 लोगों ने बीजेपी का हर विधानसभा पे 5,000 से ऊपर वोट काटा है। हाँ, मैं यही दिखाने की बात कर रहा था। जरा दिखाइए इस कमल के फूल को। सबा गाजी जी को 610 वोट मिले, और आज ही गुजरात में विक्ट्री के बाद ये झूठी मीडिया फिर से चरण वंदना करने लगी कि पसमंदा चल गया, तृप्तिकरण चल गया, 30 सीटों पे गुजरात का तो मैं आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ, जरा गुजरात का दिखाइए, फिर मैं बताता हूँ उसमें क्या है। हाँ जी, गुजरात वाला दिखाइए, ये जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको भेजे थे ये सारे डिटेल। 1 मिनट जरा गुजरात वाला लाए फ्रंट पे। गुजरात में तो तथ्य ये है, सबसे बड़ा जो तथ्य ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों जो भी सुन रहे हैं, कि गुजरात में एक भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें मुस्लिम वोट 30% से अधिक हो। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। यानी जो आपके जमालपुर खाड़िया, जहां से इस बार अकेला मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस का जीता है, वहां पे भी संख्या 29% ही है। बिल्कुल। उसके अतिरिक्त जो दूसरी जो आती है वो दानी लिम्डा जो है, जो एससी रिजर्व सीट है, वहां 27% है। और उसके अतिरिक्त एक सीट और है जिसको इनको पता नहीं है, महेश जी जानते हैं, जो नंबर 1 सीट है आबा सादा, वो 20% और 30% के ब्रैकेट में आती है। उसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिनमें से जो भी दिखाई गई है सब 10 से 20% वाली है। तो 10 से 20% वाली सीट तो वैसे भी ऐसे ही जीतती थी, हिंदू हो जाएगा तो वो जीत नहीं सकते। बिल्कुल नहीं सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जमालपुर खादिया वाली सीट को थोड़ा जूम कीजिएगा। तीसरे नंबर पे एमआईएम है, और फिर भी बीजेपी सेकंड नंबर पे है, फिर भी बेशरम कह रहे हैं कि भाई वोट किया है बीजेपी को। गजब झूठ फैलाया जा रहा है इस देश में। ये क्या है कि कई लोग जो सोचते हैं ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से इस तरह से चलाया जाता है, इनका काम यही है फर्जीवाड़े करने का। ये बिल्कुल टोटल फर्जी खबर है, ये टोटल जीरो, इसमें जीरो तथ्य। एक चीज सब लोग बड़े जोर जोर से चला रहे हैं कि गोधरा भी बीजेपी जीत गई। अब महेश जी बताएंगे कि साहब की गोधरा तो 2002 से लगातार बीजेपी जीत ही रही है। 2017 में भी जीती, 358 वोट से जीती, लेकिन जीती। बिल्कुल। और सर एक और बात मैं कहना चाहता हूं गुजरात के संदर्भ में, मैंने आप ही के चैनल पे कहा था, और एक बार नहीं कई बार कहा था, कि गुजरात गोधरा में मात्र 14.59% मुसलमान हैं। जी ये है तो जानकारी उस सीट की मैं दे रहा हूं, प्रामाणिक। जिनको लगता है कि गोधरा बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए क्योंकि वहां 15% मुसलमान है, तो मैं उनके लिए क्या कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं।
नहीं नहीं वो सर, ये भी बताएं कि मैं लगातार वो बात कैसे नहीं जीत कह रही रहा है हूँ। बीजेपी गोधरा को। गुजरात को लेकर के ओमकार सर भी के चैनल पे और आपके चैनल पे भी और अपने चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं कि आप गुजरात की सीटें प्रेडिक्ट मत कीजिए, क्योंकि जिस लहर में बीजेपी थी 130 के ऊपर 135 के ऊपर जाके कहां रुकेगी ये प्रेडिक्ट करना संभव है, क्योंकि कई सीटें इस तूफान में जो है ना उड़ जाएंगी, और जो कि आज उड़ी। वही हमारा जो पोल था, ओपिनियन पोल था, सही था। लेकिन बीजेपी इस जीत को माने कि वो हिंदू वोट के वजह से जीती है, अगर इसमें जरा सी भी वो ये गलती करेगी कि पचमंदा तृप्तिकरण फलाना ढिमकाना हमारे साथ आ गया है, तब तो फिर हिमाचल बार बार रिपीट होगा, और फिर हम क्या कह सकते हैं। फिर हमारी छोटी सी टीम है, जितना मेहनत कर सकती थी हमने किया। और एक बार फिर से आप के भी शो में सभी दर्शकों से मैं कहूंगा, हिमाचल को हम प्रेडिक्ट करने में एटीएस और जेडीएस की टीम सफल नहीं रही, उसके लिए माफी। ये वाकई दुखद बात है कि हम 1% का वो गैप समझ नहीं पा रहे हैं आगे, लेकिन इस देखिए असफलता वो को क्या हम है कि सीखेंगे। छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसीज हैं, छोटी छोटी कंस्टिट्यूंसीज में ये गड़बड़ होने की आशंकाएं अधिक रहती हैं, इसीलिए चिंतामणि जी जो है वो दिल्ली का प्रेडिक्शन कभी नहीं करते हो। यही बात है कि छोटी छोटी है, मैं 1500-500 वोट से इधर उधर हो जाती है, इसका क्या प्रेडिक्शन। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर अपने आप को चैलेंज दिया भी तो हमने स्वयं था ना सर। हम चाहते तो हिमाचल स्किप कर सकते थे और आज गुजरात की हम वाहवाही कर रहे होते, लेकिन क्या है कि जयपुर डायलॉग्स को लोग इसीलिए सुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने दर्शकों के प्रति काफी ऑनेस्ट रहे हैं, और जब दर्शकों के उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे, मुझे दुनिया से क्या मतलब है। मुझे तो जयपुर डायलॉग्स परिवार, अभिषेक तिवारी परिवार, ओमकार चौधरी सर के परिवार से मतलब है, जो हमारा दर्शकों का समूह है। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है। तो उनके लिए मेरा दिल दुखता है कि हाँ, वो फेलियर थोड़ी कम हो सकती थी। दर्शक ने हम पे बहुत विश्वास किया था, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे दुनिया को बीजेपी को थोड़ी ना जवाब देना है। लेकिन अगली बार मैं उम्मीद करूंगा कि हम कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ एग्जैक्ट लेके आएंगे। कर्नाटक में मैं खुद अगले महीने से अगले 4 महीने के लिए, जून के पहले इलेक्शन हो जाएगा, मैं रुकूंगा। कर्नाटक में भाजपा की हालत पतली है इस समय। वो तो हम अलग डिस्कशन करेंगे, वो एक बार मैं चला जाऊं फिर बात राजस्थान में कांग्रेस की हालत पतली है। राजस्थान तो गुजरात बन रहा है, फिर वो तो बात ही नहीं। भाऊ आप सुन पा रहे हैं? आपका कनेक्शन आज कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो बार बार हाँ, आज कुछ गड़बड़ मेरे समझ में ना आ रहा है, ये ओरिजिनल है या फ्री का है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं दिल्ली केजरीवाल करिश्मा हो सकता है शायद, फ्री वाला। तो हमारा एक दोस्त है, वो उन्होंने एटीएम का बिल्कुल सही उसका एक्सप्लेनेशन दिया। मराठी में बोलते हैं होगे का मतलब असतील तर मिळतील। एटीएम का मतलब अगर मशीन में पैसा होगा तो मिलेगा, तो ये फ्री का ऐसा ही लगता है मुझे। तो क्योंकि दिल्ली में वो इतने बार कभी टूटा नहीं, आज ही क्यों टूट रहा है बार बार। यानी एमसीडी में केजरीवाल आने का इम्पैक्ट शायद ये हो सकता है। भाऊ का जो है मुंह बंद किया जा रहा है। अभी क्या बाहर की दिल्ली में वो एमसीडी भी उनके बोलते कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके हाथ में आना चाहिए, तब सब फ्री मिल जाए। और जब जीत जाएंगे तो बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मदद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक इनकारनेशन है। एक बब्बन खान करके हैदराबाद के थे, उनका अदरक के पंजे नाम का एक नाटक था, बढ़िया था। तो हाँ, याद है मुझे। तो मानो 12 बच्चे होते हैं और बहुत सारा होता है, तो कभी किसको समय पर पैसा नहीं दे सकते। तो दूध वाले का पैसा बचा है, गाली देता है आके, तो उनका पड़ोसी आके बोलता है यार क्या गाली दे रहे हैं, अच्छा तो घर भी रहे, उनका बच्चे है, ये है। आज तो वाकई बहुत भारी समस्या हो रही है। ऐसे तो उसको बोलते हैं अच्छा कल से दूध देने आ रहे हो ना, वो बोलते हैं तुम पर भरोसा कौन करेगा,
बोला हम पर मत करो, रेड्डी साहब पर भरोसा करो। तो केजरीवाल का सब फ्री का जो है वो मोदी साहब पर भरोसा करो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तब देगा, तब तो सिर्फ आश्वासन मिलेगी। तो इस ढंग से वो, लेकिन एक बात मुझे मैं गंभीरता से देख रहा हूँ कि जिस ढंग से केजरीवाल जा रहे हैं, उन्होंने सही मायने से पॉलिटिक्स शुरू की। जहां जहां कांग्रेस खत्म होने वाली है वहां जाकर वो कलेक्ट करो, भंगार गिरा हुआ जो भंगार पड़ा है कबाड़, वो खड़ा करके उससे कुछ निकाल सकते हैं। ये बाकी भी पार्टियां कर सकती थी। देखो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र से शरद पवार क्यों नहीं जाते, वो तो कांग्रेस ही है, वो जाकर उधर कुछ कर सकते थे। ममता बनर्जी कर सकती थी, ममता बनर्जी ओरिजिनल कांग्रेस ही है। तो ये अगर केजरीवाल डूबने वाली कांग्रेस उठाकर अपनी पार्टी बना रहे, तो जो कांग्रेस से टूटे हुए अलग अलग हिस्से हैं वो क्यों नहीं गुजरात में आकर कर रहे या और कहीं कर रहे, ये समझने वाली बात है। और इसलिए मैं मानता हूं कि केजरीवाल जहां जहां तीसरी पार्टी बनने की कोशिश कर रहे, अब यहाँ जो हुआ है मुझे लगता है कि ये राजस्थान मध्य प्रदेश में भी ट्राई करें, क्योंकि उनको मालूम है, देखो इनके पास 50 की उम्र के नीचे वाले लीडर्स है और वो कुछ करना चाहते, और कांग्रेस में जो कुछ है वो करने की इच्छा नहीं। भाई राहुल गांधी के नाम पर हमको दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, ऐसे लोग भरे हुए। लेकिन केजरीवाल के पास कुछ करने की इच्छा है, ऐसे लोग हैं। वो कितने चालाक है वो बात अलग रखो तुम, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने सही तरीका ढूंढा है कि जहां टू पार्टी है वहां जाकर हम अपना ट्राई करेंगे। और ये पंजाब में सक्सेस हुए थे, ये अब दिल्ली में सक्सेस हुए और ये गुजरात में हुए, तो मध्य प्रदेश राजस्थान में कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल राजस्थान में तो बिल्कुल पक्का है, मुझे पता है कि इन्होंने अपना वो पूरा बना लिया है मैं सेल और इत्यादि। एक बात आपको बता दूं, 85 में जब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का हुआ था, तो शरद पवार ने पूरी सब पार्टियां इकट्ठी की थी और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था। तो वो तो अपोजिशन के लीडर बन गए थे, और छोटी छोटी पार्टियां जो थी, पीडब्ल्यूपी, फिर जनता पार्टी, एक जो, तो 1.5 साल बाद पवार खुद कांग्रेस में चले गए। तो ये मृणाल गोरे वगैरह हमारे पीडब्ल्यूडी के वगैरह लोग थे, तो उनको समझ में नहीं, बच्चा मेले में गुम हो जाता है, वैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या करे, पवार तो निकल गए। तो उस वैक्यूम पैदा हुआ, उसमें शिवसेना बड़ी हो गई। 66 से लेकर 86 तक शिवसेना एक नंबर की पार्टी ने, रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं थी। तो वो जो वैक्यूम पैदा हो गया उसमें बाला साहब लीडरशिप करने आगे आ गए, शिवसेना फैल गई महाराष्ट्र में। शिवसेना को धनुष्यबाण भी मिला कब, 90 में मिला है। तो केजरीवाल जिस ढंग से जा रहे हैं वो समझना और सोचना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद इसीलिए उन्होंने हिमाचल छोड़ दिया, वो गुजरात में ज्यादा घुस गए। हिमाचल में तो 68 की 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। नहीं वो तो होने दो, और देखिए लेकिन एक बात और है, मैंने तो 2 घंटे पहले हमारी इनसे बात हुई, तो आपको अन्ना हजारे का आंदोलन जब चल रहा था उस वक्त ये चुनाव में जाना चाहते थे, और योगेंद्र यादव को लेकर इन्होंने हिमाचल का उस वक्त सर्वे किया था, और कुछ हो सकता है तो अन्ना हजारे गुस्से में आए थे और वहां से वो अलग होना शुरू हो गया। तो केजरीवाल ने पहला सर्वे लिया था वो हिमाचल का था, यानी जब पार्टी नहीं बनाई थी उस वक्त की बात कर रहा हूं, 2011-12 की बात है। तो वो अभी भी हिमाचल नहीं गए, लेकिन गुजरात में सही जगह गए जहां कांग्रेस में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है। अब देखिए अल्पेश ठाकुर 1.5 साल बाद एमएलए होने के बाद बीजेपी में आता है, हार्दिक पटेल आ रहा है। तो यहां कोई लड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन केडर है, उनके वोटर है। देखो एंटी बीजेपी वोटर को पोलराइज करना और आम आदमी पार्टी का अपना कुछ एग्जिस्टेंस बनाना, ये राजनीति केजरीवाल कर रहे हैं और हमें ये समझना जरूरी है।
ये सिर्फ 5 सीटें हैं या कुछ 30 सीटों पर उन्होंने दूसरे या तीसरे नंबर की, ये बहुत है उनके लिए। 10 साल की तो पार्टी है। ये हमको लगता है उतनी छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। इसी ढंग से थोड़ा-थोड़ा ममता चली गई थी बंगाल में। तो ये जो आज कर रहे हैं, वो वहां के फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस वाले ले रहे हैं, जिनको बीजेपी के साथ तो जाना नहीं, तो क्या करें, जो लड़ने वाला है उसके साथ चले जाएंगे। ऐसे कांग्रेस के ही लोग, जनता दल के पुराने, पीएसपी के पुराने, सोशलिस्ट पुराने, जनता दल वाले पुराने लोग जो अभी भी बच्चे हैं, जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते और कांग्रेस नहीं लड़ना चाहती, वो आम आदमी पार्टी के साथ आए। आपने जो वसावा का नाम लिया, मुझे मुझे याद है कि वो जेडीयू के एमएलए हुआ करते थे। महेश भाई शायद बोल सकते हैं, जिन्होंने जेडीयू का सपोर्ट होने के बावजूद उन्होंने अहमद पटेल को राज्यसभा में वोट नहीं दिया था। वही है ना शायद वो। वही है, छोटू वसावा वही है, जेडीयू वाला ही है। तो वो सब फ्रस्ट्रेटेड जो लोग हैं, वो आम आदमी में जुड़ते जाएंगे, ये ध्यान में रखो आप। जी 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 बिल्कुल। हाँ, और उनको हिमाचल कैसे उनको देखते हैं आप के, भाऊ? उनको केजरीवाल कैसे संभाल सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। अब हिमाचल की बात हम करें तो मुझे लगता है कि हिमाचल की बात ऐसे कि वो हमेशा बदलने वाला तो है ही, क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग डोर जैसा। लेकिन बीजेपी ने मानो उनको छोड़ दिया था, अपने आप कर लो कुछ, हमको गुजरात जीतना है। इसका कारण ये है कि गुजरात में जितनी ताकत से जीतेगी बीजेपी, अब देखिए उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 156 157 हो गया। तो इसका इम्पैक्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो चुनाव होने वाले हैं, और नीचे पहले, उससे पहले भी कर्नाटक होने वाला है, उधर कांग्रेस की लड़ने की हिम्मत और कम हो जाएगी। इसलिए पूरी ताकत 27 साल के बाद भी जीतते, ये एक मेंटल प्रेशर हो जाता है। तो हम क्या लड़ सकते हैं? या जिहाद का बेस आप समझो। जिहाद जो ब्रिगेडियर मलिक ने पाकिस्तान के लिखा है, उन्होंने लिखा है जिहाद हथियार से नहीं जीता जाता, ब्लड शेडिंग से नहीं होता। जिहाद के लिए सबसे अगर बड़ी ताकत क्या है, तो आपकी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, और सामने वाले की जो श्रद्धा है, आस्था है, वो ढिल्लम ढाल होनी चाहिए। तो उसकी आस्था पहले ढिल्लम ढाल करो, फिर तुम चलते जाओ तो जीत जाओगे। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से गुजरात चुनाव बीजेपी लड़ी है और जीती है, और रिकॉर्ड नंबर से जीती है, उसका मतलब उन्होंने 2024 का बिगुल बजा दिया है। हिमाचल छोड़ दो, हिमाचल चारों की चारों सीट फिर लोकसभा में जीत जाएंगे, विधानसभा गई तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो अगले साल में ये 4 चुनाव है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना वो भी है जीतने भाऊ, के लिए, तेलंगाना भी है, हाँ 5 है। हाँ, तेलंगाना उनके साथ गया, पिछले चुनाव से गया था, मिड टर्म पोल किया था उन्होंने। तो उस ढंग से वो सोच रहे, और इसलिए कुछ खोना भी पड़ता है ना, तो जाने दो, उतना तो नुकसान नहीं हुआ है परसेंटेज में। हिमाचल में नुकसान उतना नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात में जिस ढंग से उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, और सब जो बोल रहे चैनल पर, मुझे समझ में नहीं आता, ये इतने गधे बैठे एनालिसिस करने वाले, ये माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ा। अरे माधव सिंह सोलंकी ने कब जीता था? उस वक्त इंदिरा हत्या की सिंपैथी थी, उस पर उनको इतनी सीटें मिली थी, वो माधव सिंह सोलंकी की नहीं थी। इंदिरा हत्या के बाद कुछ महीनों में वो चुनाव हुआ था, तो रिकॉर्ड माधव सिंह सोलंकी का नहीं है, वो इंदिरा हत्या का सिंपैथी वेव का रिकॉर्ड है। तो उससे भी ज्यादा निकल गए। इसका मतलब समझो कि 2024 में मेरा ख्याल 350 क्रॉस करने वाली है बीजेपी। जी महेश जी, आप ये बताएं कि अभी जो हम विश्लेषण कर रहे थे कुछ सीटों का, मुस्लिम बाहुल्य सीटों का, उसके बारे में आपका क्या कहना है गुजरात के विषय में? जी, पहली बात तो मैं एक असाइनमेंट था, तो वो असाइनमेंट के लिए मैं एक मुस्लिम बाहुल इलाके में
गुपचुप एक गुप्त पत्रकार बन के वहां पे घुस गया था, और वो एक मुस्लिम फाइटर क्लब करके एक संगठन था। तो वो लोगों ने वहां पे 1000-1500 की भीड़ करके केजरीवाल को समर्थन करने के लिए अनाउंसमेंट किया था। और मैं वहां पे गुपचुप करके मैं वीडियो जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है कि भाई केजरीवाल के मतलब समर्थकों ने नाराए तकबीर का नारा लगाया, वो मैंने ही उसका मतलब वीडियोग्राफी करके सर्कुलेट की थी। यहाँ पे क्या है कि आफ्टर 2002 वहां पे, यहाँ पे ऐसा नहीं, 2002 के दंगों के बाद मुस्लिमों ने भी बहुत कुछ भुगता है। भुगता कैसे है कि भाई एक सोशल बॉयकॉट होता है, आपके 2 बंदे मर जाएंगे, इनकी हत्या हो जाएगी, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, वो आप गम भूल सकते हो क्योंकि समय रहते हुए सब। लेकिन जब आपका सोशल बॉयकॉट होता है, मतलब आप कोई आपको आपके पहरवेश के कारण, आपके नाम के कारण कोई शक की निगाह से देखता है, तो वो परिस्थिति बहुत गंभीर रहती है। मैं एक बार जा रहा था, अहमदाबाद जा रहा था, तो वहां पे स्टेशन पे एक बंदा मिल गया। उनके आप महेश पुरोहित हो क्या? मैंने बोला कि हाँ भाई मैं महेश पुरोहित हूँ। तो कि मैं आपकी फेसबुक पे बहुत आपको पढ़ता हूँ ऐसा। मैं चलो ठीक है, वैसे सोशल मीडिया के मतलब जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो मिलते रहते हैं कई कबार। तो हम 5-10 मिनट बैठे, आप अच्छा लिखते हो, ऐसा है वैसा है। फिर 5-10 मिनट बाद बोला कि मैं बोला कि भाई आपकी जान पहचान क्या थी? कि मेरा नाम इमरान शेख है। और मैं 2 मिनट तब भी हो गया कि भाई एक मुस्लिम है जो मेरे को पढ़ता है और बोलता है। मैं बोला कि महेश भाई मैं आपकी जो सेकुलर विरोधी या फिर जो भी है वो सभी नीति से सहमत हूँ, क्योंकि एक सब मतलब हमारा भविष्य क्या है? मैंने बोला कि आपका भविष्य यह है कि अगर आपने ये अपनी कट्टरता नहीं छोड़ी है तो आप एक दिन सोशल बॉयकॉट हो जाओगे। आप 16-17 करोड़ हो तो कोई आपको मार के निकालने वाला नहीं है। लेकिन गांव में क्या रहता है कि कोई गुनाह करता है, अगर गांव का अभी भी चलता है कि गांव में अगर कोई बंदा गुनाह करता है तो ना तो उसको नमक देना है, ना पानी देना है, ना कुछ लेना है। अगर तेरे को कुछ लेना है तो गांव से कहीं और से लेके आ। तो आपका एक बड़े तबके के साथ आपका सोशल बॉयकॉटिंग हो जाएगा। इससे बेटर है कि आपका जो भी मतलब जो ताकतें आपको संचालित करती है उनसे दूर हटके अपना खुद का एक वजूद बनाए। तो वो भी फिलहाल तो ऐसी कोई सिचुएशन मेरे को 10 साल में तो नहीं दिख रही कि अगर 2 साल के बाद तुम मेरे को मिलो और बोलो कि महेश भाई मैंने लिबरलिज्म या फिर थोड़ा बहुत कट्टरता छोड़ के मैं मिला हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये पिछले 17 साल का सेक्युलरिज्म का ओवरडोज का आफ्टर शॉक है, मतलब एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। तो वो प्रतिक्रिया 70 साल का सेक्युलरिज्म है तो उसकी प्रतिक्रिया भी कम से कम 15-20 साल तो चलेगी। तो यहाँ का मुस्लिम दूसरे मालूम नहीं क्यों ये लोग मतलब जो गुजरात बाहर के जो मुस्लिम हैं वो यहाँ के मुस्लिम के साथ भड़काते हैं, या फिर कोई भी बड़ा कोई कांड हो तो उसका कुछ ना कुछ गुजरात के मुस्लिम के लोगों के साथ कनेक्शन निकलता है। यहाँ पे सबसे अच्छे कंडीशन में जो कहीं पे मुस्लिम है वो गुजरात में है। ये आर्थिक तौर पे देख लो, स्टडी तौर पे देख लो, या किसी भी तौर पे देख लो, ये मेरी बात नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। तो फिर भी इनमें एक कट्टरता तो है ही है। एंटी बीजेपी वोट करना इनकी एक है जो मतलब इनके दिमाग में है। सो इनकी विचारधारा है। रेयर ऑफ द रेयर केस में अगर बीजेपी ने किसी काउंसलर को टिकट दे दी, बीजेपी ने किसी जिला पंचायत तालुका पंचायत में टिकट दे दी, तो वो उनके समाज का बंदा हो तो वो जीत के आ जाता है। तो उस बेसिस पे बीजेपी को वोट मिलते हैं। अदरवाइज तो यहाँ से बीजेपी को वोट मिलने बहुत टफ है एज मुस्लिम कम्युनिटी में से। वही वाली बात है। तो ये जो है अब जो लोग बना रहे हैं पता नहीं क्यों इस तरह का वो चला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने उसको फुस कर दिया उस पूरे एजेंडे को। मैं ओंकार जी से पूछता हूँ, ओंकार जी क्या हिमाचल से भारतीय जनता पार्टी को ये सीख लेनी चाहिए कि यदि आप कम आधार वाले लीडर को मुख्यमंत्री बना देते हैं, यही गलती इन्होंने झारखंड में की थी, उत्तराखंड में भी की थी। उत्तराखंड में इन्होंने गलती सुधार ली, गुजरात में भी मुख्यमंत्री बदल दिया, झारखंड में नहीं बदला, वहां भुगतना पड़ा, हिमाचल में नहीं बदला, वहां भुगतना पड़ा। क्योंकि जब एक ऐसा लीडर जो बिना आधार का होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में आ जाता है
तो वो आधे टाइम जो है वो अपने विरोधियों को निपटाने में लगा देता है। और मुझे लगता है हिमाचल में यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जयराम ठाकुर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही गई-बीती थी, लेकिन संभवतः उनके ऊपर नड्डा जी का हाथ रहा होगा और नड्डा जी हिमाचल से ही आते हैं। और नड्डा जी यदि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपने गृह राज्य में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत उनके होती है, और दूसरी तरफ भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके गृह राज्य में एक लगभग बराबरी की लड़ाई जिसमें बीजेपी को जीतना चाहिए था, वो हार जाते हैं। तो ये आपको कैसे दिखता है? देखिए, आपकी बात सही है बहुत हद तक। पूरी तरह इसलिए नहीं क्योंकि हिमाचल देश के उन राज्यों में से है जहां हर 5 साल में सरकारें बदलती ही हैं। कुछ राज्य और थे, उन्होंने वो चीजें अब तोड़ दी हैं, जैसे हरियाणा भी ऐसा ही था। पर 2009 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार रिपीट हुए थे और फिर 2019 में मनोहर लाल खट्टर रिपीट हो गए। तो हरियाणा उस चक्र से बाहर निकल गया है, पर राजस्थान और उत्तराखंड अभी ऐसे राज्यों में हैं जो हर 5 उत्तराखंड भी साल निकल गया में, इस बार। हाँ, उत्तराखंड भी निकल गया। हिमाचल और आपका राजस्थान अभी 2 बचे हुए हैं। नीचे केरल भी था, पर केरल भी निकल गया क्योंकि विजयन के नेतृत्व में वहाँ जो कांग्रेस की थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, और फिर असम में भी ऐसा ही कुछ चला आ रहा था। हालांकि असम में तो कांग्रेस की सरकारें बहुत लंबे समय तक रही हैं, तो वो उसमें नहीं आता है। पर हाँ, जैसे उत्तराखंड में बैक टू बैक इन्होंने 2 चेहरे चेंज किए थे, तो वहां पर डैमेज कंट्रोल हुआ। इसके अलावा एक और राज्य जिसका आप चर्चा नहीं कर पाए, पर वहां अगर ये बदलते डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में, तो उसका नुकसान भी हो सकता था, उस समय एक खतरा था। लेकिन 15 साल से एक ही चेहरे को देखते देखते लोगों में भी एक उकताहट कई बार पैदा हो जाती है। जैसे मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, ये 2 ऐसे चैलेंज अभी भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए बने हुए हैं। इनको कैसे चेंज करेंगे, कैसे नई लीडरशिप वहां लेकर के आएंगे, ये एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा इनकी हो सकती है। लेकिन अगर चेंज नहीं किया तो इसका इनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शिवराज चौहान को लेकर के भी कुछ कुछ चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। अभिषेक ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं अगर इनकी टीम वहाँ गई होगी तो। पर ये खतरे हुए हैं, अतीत में भी हुए हैं, आगे भी होंगे। गुजरात का बिल्कुल सही उदाहरण आपने दिया है संजय जी। वहाँ पर तो मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सारी कैबिनेट इन्होंने चेंज कर दी और उसका नतीजा आप देख लीजिए। मतलब जो नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में नहीं हुआ, वो भूपेंद्र पटेल के होते हुए अगर हुआ है, तो ये उसी का नतीजा है कि अगर पुरानी सरकार, पुराने चेहरों के प्रति कोई नाराजगी का भाव था भी, तो वो भी खत्म हो गया। और हमें ये मान करके चलना पड़ेगा। देखिए, तमाम प्रोजेक्ट छोटे बड़े सब गुजरात की तरफ जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र वालों ने बड़ा हंगामा किया, ये प्रोजेक्ट भी चला गया, वो प्रोजेक्ट भी चला गया। क्या फडणवीस साहब क्या कर रहे थे या एकनाथ शिंदे क्या कर रहे थे? वस्तु स्थिति ये है कि उनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट जो हैं वो उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए ही वहां महाराष्ट्र के हाथ से निकल चुके थे या गमन कर चुके थे और गुजरात का रुख कर चुके थे। लेकिन राजनीति है। पर गुजरात से ही बुलेट ट्रेन शुरू होगी मुंबई के लिए, गुजरात से ही तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो होंगे। इन सब का आज मेरे पास एक वडोदरा से फोन आया, विनय करके थे, और उन्होंने कहा कि साहब ये विरोधी दल क्यों हार रहे हैं। हाँ, उन्होंने करीब 10 दिन पहले एक आंकड़ा भेजा था मुझे कि साहब गुजरात में बीजेपी की आएंगी 157 सीटें। मतलब वो मेरे पास सेव है उनका मैसेज।
तो मैंने बहुत गंभीरता से उनको लिया नहीं था। मैंने कहा ये कहीं ऐसे ही तुक्का तो नहीं मार रखा है इन्होंने। लेकिन आज उनका फ़ोन आया। आज उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि साहब मैंने बाकायदा स्टडी की थी पूरे गुजरात की। मैंने फ़ोन कर के और सारी चीज़ों को समझा था, तब मैंने ये दावा किया था। लेकिन वो एक बात कह रहे थे जिसके लिए मैंने उनका उल्लेख किया, उनकी फ़ोन कॉल का उल्लेख किया। वो कह रहे थे कि साहब इन विरोधी दलों को क्या ये पता नहीं है कि अब गुजरात में बेरोज़गारी उस तरह का मुद्दा नहीं बन सकता है, जिस तरीके से ये लोग चिल्ला रहे थे। बोला कि आप झुग्गी बस्तियों में भी जाकर के अगर मजदूर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपने काम पर लगे हुए हैं, और जो मिलेगा वो बहुत महंगा साबित होगा। एक एक दिन की मजदूरी भी उसकी कहीं ज़्यादा होगी अन्य राज्यों के मुकाबले। तो बोला इनको पता ही नहीं है कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि हिमाचल अगर भारतीय जनता पार्टी जीत लेती, थोड़े से मार्जिन से ही जीत लेती, तो फिर ना जेपी नड्डा के ऊपर आरोप लगते, ना जयराम रमेश को आप ये कहते कि भाई वो कमजोर चेहरा है या मुख्यमंत्री हैं। जयराम ठाकुर। जब हार जी जयराम ठाकुर, तो जब हार जाती है पार्टी तब तमाम तरह की बातें जो हैं वो शुरू होती हैं। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी-कभी किन्हीं किन्हीं राज्यों में अगर इस तरह की डिफीट हो भी जाती है तो ये शायद बेहतरी के लिए होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ताकि आगे के राज्यों में वो ठीक तरीके से रणनीति बना सके और किसी राज्य में अगर कुछ ऐसा हो गया है तो उससे सीख ले सके, उन तथ्यों को समझ सके जिनके चलते ये सब हुआ है। जी जी अब अभिषेक जी गायब हो गए शायद, तो हम भाऊ से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर दर्शकों के प्रश्नों पर चलते हैं। ओमकार जी ने सही कहा कि एक हमारे मराठी में कहावत है वैसा, पुढच्याच ठेच मागचा चाहना, यानी आगे चलने वाला है, अगर क्या गड़बड़ा जाता है, गिर जाता है, तो पीछे वाला संभल जाता है, तो वो होता है। और एक बात है कि अभी जो 3 चुनाव 4 चुनाव आने वाले हैं मध्य प्रदेश वगैरह, तो वहां ये दिखा सकते हैं, देखो हिमाचल में क्या हुआ, क्या फिर से छत्तीसगढ़ वगैरह गंवाना है या नहीं, जीतना है तो ढंग से करो। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में भी 5 साल पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को बदलने की मांग की गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे ने साफ इनकार कर दिया था। और कम से कम मध्य प्रदेश में मुझे जो आंकड़े मिले थे 80 लोगों को बदलने की मांग थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उसमें से 57 हार गए। तो कीमत तो शिवराज सिंह चौहान को भुगतनी पड़ी थी, देनी पड़ी थी। तो ये बात होती है कि एक चुनाव होता है तो एक छोटा राज्य गया तो चलेगा, लेकिन मैं जिस ढंग से देखता हूँ कि जो गुजरात में इतनी बड़ी जीत जो है वो आगे की रणनीति का हिस्सा है कि इतनी बड़ी जीत, अरे यार मोदी को कोई हरा ही नहीं सकता, ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है वो हिमाचल जीतने से नहीं होती जितनी गुजरात में होती है। लास्ट टाइम गुजरात में पहली बार 99 तक नीचे आ गई बीजेपी, तो उसके 2 कारण और भी थे, ये भूलना नहीं चाहिए। एक तो जीएसटी था और ये डिमोनेटाइजेशन था। उसके इमीडिएट बाद 1 साल के अंदर अंदर वो चुनाव हुए थे, तो उसकी जो नाराजगी थी उसको हमने राहुल गांधी का क्रेडिट बना दिया, यानी पुराने नोट राहुल गांधी को नए करके दे दिए, भाई 77 नोट तू ले ले। ये हमारा पत्रकारों की गलती थी और राहुल गांधी का सक्सेस नहीं था। वो जो जीएसटी आया था, जस्ट आया था और उसके पहले नोटबंदी हुई थी, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला था उस नाराजगी का। तो कहने का मतलब ये कि आज गुजरात में जिस ढंग से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश बीजेपी ने की है, ये 2024 की रणनीति है। जी अभिषेक जी, आगे के लिए बताएं कौन से मुद्दे हैं जो आगे आने चाहिए और
आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए आगे, भाजपा नहीं, को क्या आप करना चाहिए और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या-क्या मुद्दे लाने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नीति बनानी चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो आज अनाउंसमेंट कर दिया कि हम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हम जीत रहे हैं। अच्छा, ठीक है, नहीं, मैं तो आपको जीतेंगे, बता रहा हूँ लिख के देंगे ना, यहाँ भी उन्होंने लिख के दिया है बहुत कुछ। सर, जीते ना जीते, लेकिन जो भाव ने बात कही है ना कि जहां जहां कांग्रेस के भंगार को उठाना है वो तो काम अब चालू हो गया ना। और बीजेपी को 2024 की रणनीति अभी से बनानी होगी, अपने पुराने ट्रैक पे लौटना होगा। थोड़े बहुत जो मनभेद है या मतभेद है, देखिए अगर आपके पार्टी के अंदर ये होता है, हर डिफीट के बाद होता है, हर पार्टी में होती है, लेकिन बीच में अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी जो है इसको सॉर्ट आउट करने में कामयाब रही थी। इस बार ऐसा अनफॉर्चुनेटली हिमाचल में नहीं हो पाया। तो ये कोई बहुत, देखिए दो चीजें मैं बता दूं, हिमाचल ना तो इस बार रिपीट वोट करने के मूड से गया था, ना बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी वाले भाव से गया था। एक ओपीएस अग्निवीर और जो नाराज लोग थे जो चुनाव में खड़े हो गए, उसका जरूर असर रहा है। देखिए आज हम अगर वही 4% 5% मत जो बीजेपी के निर्दलीय प्रत्याशियों ने काट दिए, वो आज अगर हिमाचल में उनके साथ होते तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती, फिर हमारा एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो भी होता वो एक एक्यूरेट होता और हम आज पार्टी कर रहे होते, लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम इसके लिए दोष किसी और को नहीं दे सकते, ये तो बीजेपी को समझना पड़ेगा। एक और चीज हुआ है जिसपे आज हमने पूरे इलेक्शन में इस 1 घंटे के शो में बात नहीं की, वो मैं 2 मिनट में समराइज कर। हिमाचल का बता दूं आपको, अदर्स का वोट जो है वो 10.4% है। जी जी, नहीं सर, एक और चीज मैं बता दूं कि 2024 के बारे में चूंकि आपने पूछा, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है आज के चुनाव में, एक और किसी ने उस पर बात नहीं की। बिहार में एक विधानसभा है, बाईपोल इलेक्शन हुआ कुर्नी में, वहां पे वीआईपी के एक भूमिहार उम्मीदवार को खड़ा करके बीजेपी को हराने का भी प्रयास किया गया। पहले ही नीतीश कुमार लेफ्ट कांग्रेस और ये पूरा खतरनाक महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था। आरजेडी की जीती हुई सीट थी जिसको जदयू को दिया गया, और उस सीट पे बीजेपी आज फिर जीती है। ये दूसरा, जब हम जयपुर डायलॉग समिट में थे तो मैंने जो पोल किया था, मैंने आपके मंच से ही कहा था कि एक और प्रेडिक्शन हमारा सही हुआ। आज जो कुढ़नी में जीत हुई है ये बहुत बड़ी जीत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार महागठबंधन में भूचाल आने वाला है। इस जीत पे आधे घंटे का विश्लेषण करना होगा हमको किसी दिन, ये मामूली जीत नहीं है। उसी प्रकार से हम अगर यूपी में लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा का मैजिक खत्म हो गया, मैं उसको भी डिनाई करता हूं। यूपी का में बाबा का मैजिक चला, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ी। गंभीरता को समझते हुए योगी जी की रैली करवाई गई थी, लेकिन होता है कभी-कभी। अनुराग ठाकुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पार्लियामेंट्री, उसकी 17 सीटों में से भाजपा केवल 5 जीती है। मैं वही उसी पॉइंट पे बस आने वाला था, लेकिन आपने कह दिया है। लेकिन अनुराग ठाकुर तो जो ये 2 ग्रुप थे, उनकी पोल खुली है, ये समस्या है। लेकिन लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट पड़ना है, और लोकसभा में सांसद जो है वो टिकट जो है फाइनल वो अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा का नहीं चलने वाला, ये तो विधानसभा का। एक और चीज होगा सर, हिमाचल में इस हार के बाद किसी न किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। गुजरात में अगर विक्ट्री मोदी जी की है तो हिमाचल के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री जी हैं, वहां से जयराम ठाकुर जी जो है, और अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री हैं। इतने छोटे स्टेट से बीजेपी के सारे टॉप लीडरशिप हैं, और फिर भी आप हारे तो वो जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी किसी न किसी को। तो आने वाले समय में हम हिमाचल में भी एक बड़ा परिवर्तन जरूर देखेंगे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। अब ये देखना है कि वो हमारे फीडबैक को कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अग्निवीर पर जब मुझे याद है संजय सर शो कर रहे थे तो मैं आपका लाइव देख रहा था, उस दिन लाइव जुड़ा नहीं था। हमारे ही कुछ दर्शक नाराज होकर के कह रहे थे कि आप निगेटिव हो रहे, नकारात्मक हो रहे। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए एक सोच क्या होती है, जब हेल्दी क्रिटिसिज्म क्यों जरूरी होता है।
उस अग्निवीर वाली बात को अगर थोड़ा सा करेक्ट करने का प्रयास किया गया होता, बातचीत किया गया होता, समन्वय बिठाने का प्रयास किया गया होता, तो शायद हम ये रिजल्ट आज नहीं देख रहे होते। जी। और अभी भी क्योंकि अग्निवीर की योजना में कुछ संशोधन करके उसको लागू किया जा सकता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान में भी पड़ेगा, हरियाणा में भी पड़ेगा। जी। ये एक ध्यान रखने वाली बात है। तो राजस्थान में सबसे अधिक इनटेक यदि है इस समय आर्मी में तो वो राजस्थान से, विशेषकर जो हमारा ये शेखावटी और ये जो पूरा एरिया है उस एरिया से। तो आइए अब हम दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं आज, तो आज प्रश्नों में समय लगेगा, तो वो प्रश्न अब हम लेते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आप हमें सपोर्ट करें। पहला प्रश्न संदीप जी कह रहे हैं, नमस्ते सर, हिमाचल की डिफीट के बाद बीजेपी को क्या करना चाहिए? इज नड्डा रिस्पॉन्सिबल? वैसे तो ये हमने डील कर लिया है संदीप जी, अभी अभी यही बात कर रहे थे, तो मेरे विचार से आपके जो प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा। साईं प्रवीण, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हैप्पी दैट बीजेपी लॉस्ट, गुजरात इज एक्सपेक्टेड, हिमाचल मास्टर स्ट्रोक। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, कई बार जैसा भाऊ कह रहे थे कि कई बार हार में भी जीत छुपी होती है, तो ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं इसको। संतोष करकेरा, freebies to lure the voters and then burden the taxpayers with debts is not criminal. Will center bring any legislation to help the taxpayer? भाऊ, रेवड़ी नहीं चली बिल्कुल। नहीं चलेगी, बिल्कुल चलने वाली नहीं है। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे। मैंने आपके वो जयपुर का जो अपना प्रोग्राम था उसमें भी बोल दिया था ना कि दूध डालो और छाछ फ्री ले लो। रेवड़ी का मतलब क्या होता है? आपका दूध हमारा होगा और हम आपको छाछ फ्री दे देंगे, दूध का पैसा तो नहीं देंगे। ये जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये लोग जितना समझते हैं उसने लोग अभी उल्लू नहीं रहे। लोग समझ रहे कि अरे तू देगा तो कहां से देगा ये भी बता देना भैया, ये फ्री वो फ्री, तो ये रेवड़िया नहीं चलेगी। नेक्स्ट, समाधान गावटे, लुटियंस मीडिया नेहरू इकोसिस्टम के षड्यंत्र जो 2002 से मोदी भाजपा आरएसएस को लगातार परेशान कर रहे थे वो आज पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इशरत जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नया स्लोगन है, अभिषेक जी नोट कर लें इसको। नहीं, ये मेरा ही है। अच्छा, ये आपका है क्या? मैंने ये इस अब्बू तो लेकिन बिहार वाले हैं मेरे ना? आर्टिकल का हेडिंग था वो। अच्छा। ये गावड़ेकर, ये इसका मतलब मराठी है वो। इशरत जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Noob gameplay, BJP needs to rethink. States are also important because of Rajya Sabha seats. तृप्तिकरण हैट से ज़्यादा और बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट। अगर लोग एक बार बीजेपी और कांग्रेस को सेम समझने लगे तो यही होगा शिफ्ट। इसका विस्तृत विश्लेषण हमने कर लिया है हिमाचल में नूब जी, तो मेरे विचार से वो पर्याप्त होना चाहिए। वसंत शेट्टी, अभिषेक भाई, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय एचपी पोल रिजल्ट। अभी कई और सटीक पोल सर्वे और समीक्षा करना है आपको। कर्नाटका पोल सर्वे के लिए शुभकामनाएं। जी हाँ, तो राजस्थान का एक सर्वे मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, कर्नाटक का भी दूंगा अभी। अभिषेक जी ग्राउंड से जाके देंगे, मैं जो है वो ऊपर वाला सर्वे दूंगा अभी। विमल शाह, of 157 seats on 36 seats, BJP has less votes than Congress plus AAP combined. Even if AAP did not cut, BJP would have still won 121 seats. So the media saying BJP won because of AAP doesn't stand the ground. Yes, absolutely, विमल शाह जी, 100% आपकी बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। और फिर कई बार जो है केमिस्ट्री काम करती है, ये इस तरह से काम भी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो आम आदमी को जो वोट देने से वो ऐसे होंगे जो कांग्रेस को नहीं देके उधर गए होंगे, कुछ लोग जो है वो बीजेपी के कटे होंगे, सारे नहीं। मेहुल शाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिषेक भाई, आई एम योर बिगेस्ट सपोर्टर,
I will always back you. My bigger concern is would HP results be extrapolated in Lok Sabha or HP electorate will trust Modi ji in 2024? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी को लोकसभा में परेशानी नहीं आएगी हिमाचल में। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो अभी संजय सर ने वो बताया कि 10% अदर्स को वोट गए, उनमें से ज्यादातर बागी विधायक जो खड़े हो गए थे या बागी विधायकों के सपोर्ट से जो कैंडिडेट खड़ा कर दिए गए थे, उनको चला गया। आप कल्पना कीजिए कि इस 43%, 43% वोट शेयर में अगर बीजेपी को सिर्फ 5% या 4% और वोट शेयर मिल गए होते, यहां आधे % के मार्जिन पे बीजेपी 10 सीट पीछे रह गई है। आप कल्पना कीजिए कि 4% और वोट मिल गए होते जो बागी विधायकों की वजह से नहीं कटे होते, तो हिमाचल में आज हम लैंडस्लाइड विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे होते। इसलिए वो मोदी, और उन्होंने कहा था हमें एक्चुअली ग्राउंड पे भी कि हम मोदी समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नीतियां हैं जो बीजेपी की खराब है। हम ये नहीं समझ सके कि वो इस हद तक नाराज हैं कि मोदी समर्थक होते हुए असेंबली इलेक्शन में वो वोट ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी को कर देंगे जो भारतीय जनता पार्टी से पहले से जी। एक बात और भी है, हिमाचल में जो कांग्रेस की छवि है वो लोग अभी भी, भाऊ मेरी बात को बताएं कि क्या मैं सही है मेरा आकलन, कि वो जो पार्टी है वहाँ की वो वीरभद्र सिंह की पार्टी है। लोग अभी भी उसको वीरभद्र सिंह की पार्टी देखते हैं। जिस बार भी सबसे आगे उनकी श्रीमती जी को, प्रतिभा सिंह को ही आगे कर रखा था। और वीरभद्र सिंह जी जो हैं वो अकेले संभवतः कांग्रेसी ऐसे नेता हैं जो एंटी कन्वर्शन बिल लाए थे हिमाचल प्रदेश में, तो उनकी छवि बिल्कुल अलग तरह की है। उनका जो टिपिकल कांग्रेस की जो छवि है वो नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी के हिमाचल में नहीं जाने से मुझे लगता है कि उनको फायदा हो गया। यही बात ये बात तो मैंने भी बोला था कि हिमाचल में नहीं है। आपने सबसे बढ़िया योगदान जो है उसी आदमी को छोड़ दिया है कि राहुल गांधी गए नहीं, उसका बड़ा योगदान है। बड़ा योगदान है। गुजरात में तो चले गए 2 बार, इसीलिए तो ये रिजल्ट है गुजरात में। हाँ, गुजरात में भी एक दिन नहीं जाते तो बीजेपी शायद 50 पर रुक जाती। 7 सीटें तो राहुल गांधी ने दे दी, हम बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का योगदान बड़ा है। लोगों ने उनको सिग्नल दिया है कि आप पदयात्रा करते रहो, आप रुको नहीं, थको नहीं, चलते रहो बस। और मैंने उस दिन तो आपको बोल दिया, ये घूम फिर कर ऊपर जाकर मंगोलिया वगैरह अफगानिस्तान कवर करके बैंकॉक तक जाने वाले हैं। नेक्स्ट, हिमाचल की जनता ने, आशुतोष जी कह रहे हैं, हिमाचल की जनता ने आप यूं के मुंह पर अंडा फेंक कर मारा। 0/68 सारी सीटों पर जमानत जब्त। गुजरात की जनता ने 80% सीटों पर आपियों की जमानत जब्त करवाई। ओंकार जी। तो वो तो पैर जमाने के लिए गए थे, वहां पैर रखने के लिए गए थे, पैर जमा दिया ना। 5 MLA तो आ गए उनके और 12% वोट नहीं, हिमाचल की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, गुजरात की बात है कि गुजरात में इन्होंने कहा है ना कि गुजरात की जनता ने 80% सीटों पर आपियों की जमानत जब्त कराई, तो 20 पर तो नहीं, तो 20 पर तो उतनी वोटें मिल गई उनको। उनका गेम एक्चुअल में सफल हो गया गुजरात में। हिमाचल में तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। पर हाँ, अगर आप मजाहिया मूड में कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी ये सरकार बना सकते थे अगर सतेंद्र जैन को सरकार गिरफ्तार ना करवाती, क्योंकि इन्होंने कहा था ना उस समय जब गिरफ्तार किया गया था कि भाई हमने हिमाचल का प्रभारी बनाया सतेंद्र जैन को, इसलिए गिरफ्तार कर लिया, वरना जो है पता नहीं क्या कर देते हिमाचल प्रदेश में ये लोग। इसी तरीके से मनोज सिसोदिया के बारे में भी इन्होंने यही कहा था कि चूंकि वो गुजरात जाने वाले थे चुनाव प्रचार के लिए, इसलिए उनके यहाँ CBI भेज दी और 14-16 घंटे उनसे जो है इंट्रोगेशन करा दिया या उनके घर की तलाशी लेते रहे, कुछ भी नहीं मिला। तो ये इनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं कि मतलब लोगों को आप गुमराह करिए। कितने भी बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हुए हों, उनको झुठलाने का एक ही तरीका है कि
ये सब इसलिए किया जा रहा है भाई। नई शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर के मनीष सिसोदिया को इंट्रोगेट किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसने एजुकेशन सेक्टर में क्रांति लाई है ये कहते रहे। सत्येंद्र जैन को जब गिरफ्तार किया गया तो जो उसने पाप किया था 2015, 16, 17 में, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उन आरोपों का जवाब नहीं दे रहे। अरे मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, इनको तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। कह रहे हैं कि किसी और देश में होते तो भारत रत्न मिल जाता, मतलब किसी और वो देश तो में भी सही, भारत ये रत्न नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही कहा उसने। दूसरे देश में थे इसलिए इनको भारत रत्न मिलेगा, अमेरिका में होकर भारत रत्न मिल सकता है ना। और दूसरी बात, इनके आपने जो बोला कि सब जगह जमानत जब्त हो गए, यानी इनके मुंह पर थप्पड़ मारा, तो केजरीवाल सामने आकर वीडियो बनेगा, देखो यहाँ थप्पड़ मारा है, इसका मतलब मुहर लग गई है, हम नेशनल पार्टी है, ये देखो यहाँ मुहर लगी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आपको उनकी रणनीति और स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। जो लोग बोलते हैं, हमको लगता है ये हास्यास्पद बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको याद होगा एक बार दिल्ली में ही पहले चुनाव के उनको थप्पड़ मारा था किसी ने, तो राजघाट पर इतना गाल सुझा कर बैठे थे, याद होगा। वहां उनको रिकॉग्निशन मिला, वो मुहर लगी आज तक चल रही है। और एक बार आप उसको थप्पड़ समझते हो, लेकिन उनके लिए वो मुहर है जनता की। एक बार भाऊ वो मिठाई लेके पहुंच गए थे एक के घर में जिसने थप्पड़ मारा था। हाँ बिल्कुल, खुद ही उन्होंने ही बोला था ना, नौटंकी में देखिए उसको कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो अलग लेवल का खिलाड़ी है सर। अलग लेवल का खिलाड़ी। पुलिस ने ढूंढ लिया कि ये इनका ही कार्यकर्ता था। वो तो अजीब होते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी भी देखो। एक बदमाश होता है ना, तो बदमाश की स्ट्रैटेजी समझना जरूरी होता है। ये पक्के बदमाश है। कांग्रेस एक ठीक है, एक पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, सब बोलो, लेकिन आम आदमी में जो इकट्ठा हुए एक नंबर के बदमाश लोग हैं, मैं मानता हूँ। जिस ढंग से और इसलिए तो प्रशांत भूषण वगैरह बदमाश नहीं है ना, उनके धक्के मारकर निकाल दिया प्रशांत भूषण। उनकी हम पॉलिसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बदमाश नहीं है। बच्चे कौन है देखिए, एक से एक बदमाश लोग। तो इसलिए इनकी स्ट्रैटेजी हमको समझनी चाहिए, स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए कि ये क्या करना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए लिख के ले लो, वो लिख के ले लो, उसको मालूम है, बाद में बोलते माफीनामा भी लिख के दूंगा। आपको याद है ना, गडकरी, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली, सबके बारे में क्या हुआ था। इंडिया टुडे वाले ने वो कुछ सो सॉरी में कार्टून बनाया था ना, दरवाजा बच गया, खुलता था, उसके पाँव पकड़ता था, ऐसा कार्टून बनाया था। तो वो लिख के देने में कोई उनको हर्ज नहीं है, जो कुछ मांगो लिख के देता हूँ, क्योंकि जो लिख कर दिया है वो बाद में उसको कोई भुगतान करना ही नहीं है ना। वो चेक लेके बैठे, आ जा तू, मैं दे देता हूँ चेक, लेकिन चेक कैश होगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। Next, Bhargav from New Jersey. What would be Hindus in Bharat do to make BJP wake up from the Modi mania? Where is their elected leadership on the ground? आज मोदी के पीछे हैं, कल योगी के पीछे होंगे. Shouldn't they be alert and win on their own? अभिषेक जी, वही वाली बात, ये तो लोकल लीडरशिप। लगातार, हाँ, ये तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि मोदी और योगी जी के अलावे दो चीज है कि आपको काम करना पड़ेगा। ये बात हिमाचल की जनता ने भी कही, और आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि ये कॉमन शिकायत थी कि कोविड के दौरान जनप्रतिनिधि बहुत दूर रहे आम लोगों से। तो एंटी इनकम्बेंसी वाला वो फैक्टर तो आएगा एक दिन की, यार ऐसे समय में जब हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी अपने जनप्रतिनिधि की, ये गायब रहे। तो जो मोदी जी और योगी जी का करिश्मा है या ऑरा है, उससे इतर भी बीजेपी के लोग जो उनके कारण जीत रहे हैं, उनको ये तो कम से कम देखना पड़ेगा कि अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कम से कम सुचारू रूप से चले, देखें, लगातार लोगों से मिले, ये तो करना ही पड़ेगा, वरना ये होता रहेगा। जी, अगला प्रश्न है,
BJP always dumped party workers after winning and behave like monarchs. In Gujarat, they won because Modi diverted investment of other states to Gujarat. महेश जी, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोई दूसरे राज्यों का इन्वेस्टमेंट गुजरात में लाए और जीत जाए। मोदी जी यहाँ पे 2002 से इलेक्टेड होते आए हैं। उनकी जो बीजेपी ने यहाँ पे खास तौर पे मोदी जी ने जब शासन में आए उनके बाद उनको मालूम था कि ये जब सोशलिस्ट वगैरह जो रहते हैं उससे कभी रोजगार पैदा नहीं होती, और ये क्रांति के झंडे लेके निकलते उससे भी कभी रोजगार पैदा नहीं होता। अगर आपको रोजगार पैदा करना है तो आपके राज्य को उद्योग से, मतलब उद्योग के लिए एक सानुकूल एटमॉस्फेयर बनाना ही पड़ेगा, और तब से वो कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ले लो या फिर नैनो का प्लांट सानन में लाना, ये ले लो। अभी भी फिलहाल बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी गुजरात में ही है। तो और कोई भी इन्वेस्टर, अगर कोई भी इन्वेस्टर है वो चाहेगा कि भाई मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं जो सुरक्षित राज्य हो, जहाँ पे बिजली, पानी, रोड, ट्रांसपोर्टेशन का कोई इश्यू ना हो और सरकार सपोर्टिव हो, तो उसमें गुजरात पहले से ही नंबर 1 रहा है। तो उसके चलते अगर कोई सामने से आ रहा है तो कोई उसको नकारेगा नहीं। जैसे कि अभी यूपी का ही एग्जांपल लो, आफ्टर योगी जी के आने के बाद तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो ही रहा है, क्योंकि योगी जी ने वहां पे एक सुरक्षा और सभी की गारंटी दी कि भाई आओ, आपको जो गुंडे बदमाश लोग थे आपके पास जो वसूली कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे। तो ठीक दूसरे राज्यों को भी ऐसे ही करना चाहिए। और अभी तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक कंपनी गुजरात में आ गई तो दूसरी नहीं आने वाली है। अभी तो बहुत विकास होना बाकी है, बहुत कंपनी यहाँ पे काम आनी बाकी है। आप भी थोड़ी मेहनत करें, आप भी अपने राज्य में एक अच्छा एटमॉस्फेयर खड़ा करें और आपके यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट लेके जाए, कोई इशू नहीं है। अगर आप ममता बनर्जी बनोगे तो रखा रखाया हुआ एक प्लांट भी उखड़ जाएगा, जैसे सानन का उखड़ा था। तो आपको उद्योग फ्रेंडली बनना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका राज्य की जो नीति है उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट मिलते रहेंगे। जी, नेक्स्ट विप्लव जी, अभिषेक जी का गुजरात और एमसीडी के चुनाव में सटीक पूर्वानुमान किया, आपको बहुत साधुवाद, परंतु एचपी में क्या गड़बड़ हो गई ये तो अभिषेक जी ने आज पूरे प्रोग्राम में 5-6 बार बता दिया है, तो इसलिए हम इसको आगे ले लेते हैं। आकांक्षा पंडित, नमस्ते टू एवरीवन। अभिषेक जी, ये प्रश्न आपके लिए, हाउ मच वाज पिंकी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कांग्रेस विक्ट्री इन एचपी? Also just want to call out great work by ATS&T. पिंकी का कोई फैक्टर, अब ये कांग्रेसी बोले तो अलग बात है, लेकिन पिंकी का कोई फैक्टर नहीं। हम तो पूरे विश्लेषण में आप भाव को सुने या ओमकार सर को सुने या संजय सर को सुने, तो ये रेगुलर है कि पिंकी का हिमाचल में कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, जैसा हम लोग लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी वाला फैक्टर अवश्य रहा है, जो उन्होंने रैलियां नहीं की। वरना जो बीजेपी से नाराज उनके ओन कैडर वोट हुए वो अंततोगत्वा शिफ्ट हो जाते कि नहीं यार, इस आदमी को गलती से नहीं जिताना है। लेकिन ये चीजें होती रहती हैं और मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा को अभी बहुत आगे और कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बेटी हूं लड़ सकती हूँ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, लड़ा कोई नहीं और रिजल्ट वही ठाक के 3 बात। हद तो ये है कि चलो राहुल गांधी बिजी थे, गुजरात में तो पूरा सब कुछ मैदान खुला था प्रियंका वाड्रा के लिए, लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि कारण उनको पता है कि मुश्किल था जीतना। ये आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस के भी लोग सदमे में है अपनी ही जीत से। उन्हें कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा हम जीत गए हैं क्या हिमाचल, वो एक बार काट के देख रहे हैं अपनी चिकोटी, हाँ यार हम जीत गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि रिसोर्ट पॉलिटिक्स वगैरह भी शुरू हो रही है। तो होता है कभी कभी, जैसा कहा गया अभी कि हारना भी ठीक रहता है। तो बीजेपी आत्ममंथन करेगी, कम से कम फीडबैक लेने वाली पार्टी है, वो देखना पड़ेगा। पर मैं मानता हूं कि प्रियंका वाड्रा का कोई फैक्टर। नेक्स्ट पैट ब्रॉड जी पूछ रहे हैं, व्हाई कांट हिंदू पार्टीज राइज इन 10 years लाइक आम आदमी पार्टी? ओह, आम आदमी पार्टी जैसा कमीनापन कहाँ से लाएंगे? उसके लिए बहुत एक फिल्म का डायलॉग याद आया, जगीरा तो बन जाओगे लेकिन जगीरा से लड़ने के लिए वो कमीनापन कहाँ से लेके आओगे? नेक्स्ट वो हिमाचल में प्रियंका फैक्टर
था नहीं, नहीं तो वो सत्ता में आते ही नहीं ना। इन्होंने आपको याद होगा कि आधा यूपी लोकसभा में 2019 के प्रियंका प्रभारी थी, तो हाँ। उन्होंने 2 थे उसमें से 1 कर दिया ना, आधा कर दिया। रायबरेली और अमेठी थे, उसमें से अमेठी गवा कर दिखाया, और उसके बाद विधानसभा तो पूरी की पूरी प्रभारी प्रियंका थी, तो उन्होंने 8 में से सिर्फ 2 एमएलए बचे। तो प्रियंका फैक्टर बिल्कुल नहीं चला, होता तो बीजेपी आराम से सत्ता में आ जाती। जो कुछ 20-25 थे पहले, वो 13, 14, 12 हो जाते, तो प्रियंका फैक्टर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। प्रियांश कामरा, धन्यवाद आपको। दीपक सुहाग, अभिषेक हमारा योद्धा है, निराश न हो, आप अच्छा कर रहे हैं, भरोसा रखते हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक। और एक इन्फोमार्ट जी, पत्रम पुष्पम, संजय जी, हिमाचल की कोई बात नहीं, लेट्स शिफ्ट टू कर्नाटका नाउ, वहाँ काफ़ी टाइट है। मैंने ट्वीट कर दिया था, मेरा जो आकलन है कि इस समय यदि चुनाव हो जाए तो भाजपा 90 से अधिक सीट कर्नाटक में नहीं जीत रही है। मैं आगे खुद देखें क्या होगा। अगले महीने जा रहा हूँ कर्नाटक। मुझ पे बात और वहां भी काफी वही लोकल लीडरशिप की प्रॉब्लम, वही लोकल सीएम की लीडरशिप। प्रॉब्लम है सर, सीधे सीधे कहिए ना, सीएम की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, महेश जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम।